IVM. Hello everyone, welcome. You're listening to a brand new episode of the Millennial Athlete with Tanvi and Shlok, a podcast of, for and by the millennials. I'm your host Shlok Ramchandran. And I'm your co-host Tanvi Lad. Shlok, as usual, I think I'm back to my Gyani mode today. नहीं यार पहले ही काफ़ी मतलब इंडिया में काफ़ी मतलब द स्टेट इज़ नॉट वेरी गुड एंड मतलब वी आर मतलब इन अ पॉजिटिव कर्व राइट नाउ बट मत प्लीज़ डोंट गो बैक टू योर ज्ञानी मोड नहीं हो पाएगा मुझसे. I mean, when our producer, informed me about who our guest on the show is today, that mode just by default got a bit switched on because, we cry and crib so much about not being able to train and, the situation being so bad that the circuit isn't starting and 101 things to not be in the groove of training. But I think our guest today is an inspiration in herself. So no excuses from today onwards. Yes, Tanvi. Today, our guest on our episode is none other than Sarita Chauray. She's 22, visually impaired para-athlete from Hoshanabad, Madhya Pradesh. In 2014, Sarita was given Braille and ICT-based training under Sightsavers Inclusive Education Program. In 2018, Sarita participated at the 6th National Blind and Deaf Judo Championships and she returned with the bronze medal in the 44 junior category. A year later, she won the silver medal at the 7th National Blind Judo Championships. In 2019, she represented India and won bronze at the Commonwealth Judo Championships in Walsall, West Midlands, England. So, first of all, thank you so much, Sarita, आने के लिए. We are honored कि आप आपका कीमती वक्त निकाल के हमारे पॉडकास्ट पे आए हो. थैंक यू सर. सर नहीं, सरिता मैम, सर नहीं, हमें श्लोक और तन्वी बुलाओ. लेट्स स्टार्ट करते ही आपका सफ़र, जो आपका जूडो का सफ़र जो शुरू हुआ है, शुरू से आपकी सबसे पहली मेमोरी क्या है जूडो की? सर सबसे फर्स्ट टाइम मैंने 2017 में ट्रेनिंग लेना शुरू किया था. उससे पहले हमारी जो हमें सेल्फ डिफेंस का इंस्ट्रक्टर कोर्स कराया गया था भोपाल में. तो वहाँ पर श्री भगवान दास सर विजिट के लिए आए हुए थे, जो कि प्रेजेंट में मेरे कोच हैं. तो हमें बताया गया कि ये जूडो के कोच है, जूडो खिलाते हैं. तब मुझे लगा कि मुझे भी जूडो खेलना चाहिए. तो वहाँ से मैंने जूडो खेलना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग लेना शुरू किया और फिर मुझे स्टेट लेवल पर खेलने के लिए मिला. तो स्टेट लेवल पर मैंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की. फिर उसके बाद में 6th नेशनल ब्लाइंड पैरा जूडो चैंपियनशिप, जो कि लखनऊ में हुआ था, उसमें मैंने 44 kg में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया. फिर उसके बाद में 7th नेशनल ब्लाइंड पैरा जूडो चैंपियनशिप गोरखपुर में हुआ था 2019 में. तो वहाँ पर मैंने सिल्वर मेडल अपनी स्टेट के लिए जीता. वहाँ से मेरा सिलेक्शन कॉमनवेल्थ ब्लाइंड पैरा जूडो चैंपियनशिप के लिए हुआ. वहाँ पर मैंने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता. फिर उसके बाद में हैदराबाद में 2019 में ही नवंबर में 8th नेशनल ब्लाइंड पैरा जूडो चैंपियनशिप हुआ. वहाँ पर मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता. अभी रिसेंटली मार्च 2021 में गोरखपुर में 9th नेशनल ब्लाइंड पैरा जूडो चैंपियनशिप हुआ. वहाँ पर भी मैंने सीनियर वर्ग में 48 kg में ब्रॉन्ज मेडल जीता. क्या बात है. ऐसे चलता गया तो ये एपिसोड ही खत्म हो जाएगा आपके अचीवमेंट से, अगर ऐसे बात करते गए तो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस. 2021 में भी आपने मेडल लाया. होपफुली और बहुत मेडल आएंगे. थैंक यू सर. थैंक यू. सरिता, जूडो जो स्पोर्ट है कॉम्बैट स्पोर्ट रहता है, राइट, लाइक बॉक्सिंग. तो उसमें काफी अपोनेंट को टैकल करना पड़ता है. इट्स क्वाइट अ फिजिकल स्पोर्ट, मतलब चोट भी काफी लगती है. यस. तो लड़कियों के लिए इट इज कंसिडर्ड कि अ डिफिकल्ट स्पोर्ट. तो कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि काफी चोट लग रही है, इंजरीज हो रहे हैं, कि काफी कठिन स्पोर्ट है लड़कियों के लिए? जी, मैं मतलब शुरू जब मैंने स्टार्ट किया था खेलना, तब मुझे बहुत टफ लगता था कि जैसे उसमें डायरेक्टली जैसे टेक्निक लगाकर थ्रो लगाना पड़ता है, अपने पैर को
चित्त करने के लिए। तो मुझे लगता था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। मुझे शुरू-शुरू में मैं डरती भी थी कि मुझे चोट लग जाएगी, बट ऐसा अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है। लेकिन अ, चोट लगने की संभावना होती है उसमें। यदि अपन प्रॉपर्ली करें तो बच सकते हैं उससे। कभी कोई हुआ, कभी कोई बड़ी बड़ी चोट मिली है कभी, कि हमेशा इस डिफेंस एकदम तगड़ा रहा है आपका? नो, अभी तक तो मुझे कोई चोट नहीं लगी। अरे वाह, क्या चलो, बात अच्छी है। बात है। सही, तो अपने फैमिली के बारे में बताओ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके पास 6 भाई बहन है टोटल? जी, मुझे मिलाकर 6 भाई-बहन हैं हम, और मेरे मम्मी-पापा हैं, 8 मेंबर हैं तो हम। आप सबसे बड़े हो? नहीं, मेरे भाई हैं सबसे बड़े, फिर मेरी 2 सिस्टर है, और फिर मेरी एक सिस्टर मुझसे छोटी है, और उससे छोटा मेरा भाई है। मेरी 2 सिस्टर भी जूडो नेशनल जूडो प्लेयर हैं, वो भी ब्लाइंड हैं। ओह वाओ। अच्छा, आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा है सो फार आपके करियर पे? जी, मतलब मैं शुरू में गाँव पर स्टडी करती थी, तो फिर मुझे पता चला कि हमारे लिए स्पेशली ब्लाइंड स्कूल होता है, तो उसके बाद में हमने 8th से इंदौर में अ, ब्लाइंड स्कूल में जाके ब्रेल लिपि से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में हमें फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया कि गाँव पर लगता था कि हम पढ़ नहीं पाएँगे आगे, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में हम नहीं पढ़, जो लैंग्वेज होती है उसमें हम पढ़ नहीं पाते थे, तब पढ़ता था। तो जब हम वहाँ पर विशेष विद्यालय में गए, तो वहाँ पर हमें ब्रेल लिपि सीखने को मिला। फिर उसके बाद में अ, हमने पढ़ना शुरू किया, और फैमिली ने भी हमारा पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि होशंगाबाद से इंदौर दूर है, इसलिए भी तो बहुत सपोर्ट करते हैं। और जूडो में भी जब हमने कहा कि हमें जूडो खेलना है, तो पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा। ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। आई होप कि मतलब ऐसे ही सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में इनकरेज करे और कभी रोके ना। बट मुझे एक बात बताओ सरिता, जब डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स और ये सब नेशनल टूर्नामेंट्स में रहता है, आपका कोई स्पॉन्सर है कि आपको अपना खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है, एकोमोडेशन और ट्रैवल वगैरह का? अ, जी, जब नेशनल स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की चैंपियनशिप जब हमारी होती है, टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उसमें दलित संघ एंड साइड सीवर ये हमें सपोर्ट करता है। बट जब मैं इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें मेरा मतलब जो फीस वहाँ की थी, तो वो 1,12,800 थी। तो वो अ, इतना मतलब फैमिली से भी नहीं हो पाया था। तो उसमें मेरी सपोर्ट जो है, मेरी चौरे कुर्मी समाज संगठन जो हमारा है, तो उसने मेरी सपोर्ट की थी, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट से भी मांग की थी, तो थोड़ा लेट हो रहा था। तो तब मेरी समाज ने मेरी फीस जमा कर दी थी। फिर उसके बाद में जब गवर्नमेंट से मुझे मिला, तो मैंने मेरे चौरे समाज को वो पैसे वापस कर दिए थे। लेकिन आपका फ्लाइट टिकट और स्टे जब आप वहाँ पे गए थे टूर्नामेंट के लिए, तब? जी, वही पूरी फीस ओ एक ही अच्छा, साथ जो पूरी उन्होंने फीस थी आपकी, और एकोमोडेशन और फ्लाइट टिकट सब मिला के 1,12,800 थी, जी, पूरी कंबाइंड। जी। और फिर बाद में आपको गवर्नमेंट से वो रीएम्बर्स हुई, लेकिन शुरू में आपके जो समाज है, चौरे समाज ने आपको मदद की थी, और उसके बाद फिर बाद में गवर्नमेंट से वापस मिल गई थी। जी, गवर्नमेंट से जो मुझे मिली थी, तो मैंने मेरी समाज को रिटर्न कर दिया था। बट ये गवर्नमेंट की तरफ से ये आपकी प्राइज मनी थी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपकी जो टिकट और इसके पैसे की वापस थी? सर, टिकट थी अच्छा जो मुझे मिली थी, वो मतलब जाने से 4-5 दिन पहले ही मिल पाई थी। अच्छा। बट जो हमारी फीस जमा होनी थी, वो 3 महीने पहले ही जमा होनी थी। सरकार से कोई कुछ अनाउंस हुआ आपकी मेडल पे? आने के बाद कोई अलाउंस मतलब नहीं हुआ, कोई प्राइज़ नहीं मिला। Tanvi, would you like to shed light on that? I mean, that's the message we're trying to, bring out there, right? A podcast like ours is trying to put out stories like this. Visually impaired para athlete going out there and actually making waves on the international circuit, winning a medal for the country, and having to run from pillar to post to actually organize funds to even compete, travel, no prize money announced by the government when you come back to your country. Motivation wise, I don't really know where to start, because Shlok, we've been in a similar boat from time to time during our playing career, and
I cannot stress the importance, more about athletes needing, sponsorship and funding and financial support being one of the paramount or one of the fundamental reasons as to athletes struggling to perform beyond a point. What do you have to say? I mean, forget about sponsorships. I mean, when somebody, if somebody comes from a normal sport and wins a medal at the Commonwealth, whatever champion, there is some kind of prize money when you get, right? So why differentiate between judo and visually impaired judo? I mean, don't they deserve to get the prize money also? It doesn't have to be very big, right? Tanvi, it doesn't have to be 50 lakhs or like 75 lakhs. You could give a smaller amount, but more than the amount, it is just The the gesture. encouragement, Yeah. the gesture. I mean, I feel it is high time that we look at such athletes, we look at such stories, so that there will be more Sarita Chaureys in the future. Right now listening to this podcast, when Sarita is telling us that we didn't get prize money wasn't announced, who will want to pick it up and who would want to do it? So that hence today's podcast was really important to get this story out, that there's this young girl who is just doing phenomenally well in her sport, but I think the government, it could be central or state, whatever, is just not recognizing with the prize money which is being announced. Yeah, hopefully things change. Someone out there hears the podcast, and opportunities and some amount of funding does come Sarita's way. So that's a hope and a prayer. सरिता, तो आपके कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप्स के बारे में ही बात करते हैं. आपका कैसा था, आपका पूरा वो एक्सपोजर, आपका सफ़र कैसा था? कि मतलब आप पहले दिन जब से गए, आपको जेट लैग हुआ, नहीं हुआ? आपने मतलब आप वर यू ओके? आप खाना का जो यूके में सिचुएशन था, वर यू ओके विद दैट? कैसा था आपका पूरा द होल यूके एक्सपीरियंस? यस, वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ से इंडिया से इंग्लैंड के लिए जब गए थे, तो फर्स्ट टाइम मुझे फ्लाइट में मतलब बैठने का मौका मिला था। सो मैं बहुत एक्साइटेड थी, और फिर उसके बाद में जब हम वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ का मौसम भी थोड़ा अलग रहता है। और फिर उसके बाद में जब डिनर और लंच वहाँ पर मतलब एक होटल थी, तो उसमें इंडिया के जैसा ही खाना हमें वहाँ पर मिल गया था। हमारे सर लोग जो थे, उन्होंने मतलब ऐसी होटल देखी थी कि उसमें मतलब दोनों जैसा खाना मिल जाए, जो नॉनवेज खाना चाहे वो भी खा सकता है, और जो वेजिटेरियन हो तो उसके लिए भी वहाँ पर खाना प्रोवाइड हो गया था। तो खाने को लेकर कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आई थी। वो अच्छी बात है. आपके फाइनल्स के बारे में बात करते हैं. आपका फाइनल्स का क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी जब आपने गए थे? आपकी अपोनेंट, क्या आपने आपकी अपोनेंट को देखा था पहले खेलते हुए? क्या आप बहुत नर्वस थे वो आपका? और मतलब जब आपको पता चला आप जीत गए ब्रॉन्ज मेडल, तब आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? और मैंने पहले तो मतलब मैंने नहीं देखा था उनको, मुझे नहीं पता था। बाद में भी मुझे उनका नाम नहीं पता। तो मैं अपनी फाइट पर ही ध्यान बेस्ट कॉन्फिडेंस. मैंने मतलब मेरी फाइट होनी थी, तो मैं यही ध्यान दे रही थी, बस मुझे मेडल लाना है, किसी तरह भी अपनी कंट्री के लिए मेडल लाना है, मुझे जीतना ही है, भले से वो कोई भी हो। कौन थे? अभी भी नाम नहीं पता? नो सर, नहीं पता। कौन सी कंट्री की थी वो तो बता दो. तो नहीं पता रियली मुझे. चलो कोई बात नहीं. अभी मैं ये इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ. मैंने बहुत बार डिसाइड किया है कि मैं ड्रॉ नहीं देखूंगी, मैं सीधा जाके मैच टाइमिंग देख के आई विल प्ले द मैच. बट दिस इज टेकिंग इट टू अ होल न्यू लेवल की अपोनेंट मालूम नहीं है, मैच के बाद अपोनेंट का नाम मालूम नहीं है. चलो कंटिन्यू करो. मतलब कैसा था आपका ब्रॉन्ज मेडल, आपका जब आप कर रहे थे आपका ब्रॉन्ज मेडल मैच का एक्सपीरियंस? जब मैं वहां पर मैट पर गई, तो मुझे यही था कि मुझे जीतना है, बट मैं फर्स्ट बाउट हार गई। फिर उसके बाद में मेरी सेकंड हुई, वो मैं जीत गई। फिर एक और मेरी बाउट हुई,
वो मैं हार गई, फिर एक और जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए लास्ट हुई वो मैं जीत गई, तो ब्रॉन्ज मेडल मेरा है। कैसा था वो जो फर्स्ट मोमेंट जब रेफरी ने अनाउंस किया कि आप जीते, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या थॉट आया था? मेरे कि मैं यहाँ पर आई थी जिस उद्देश्य के लिए, वो मेरा उद्देश्य पूरा हुआ कि मैं देश के लिए मेडल लाना चाहती थी और वो मैंने ले लिया। इससे बेटर बात क्या हो सकती है तन्वी? और सरिता, आगे जाके आपका मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट बिग गोल ऑन योर माइंड? मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आना चाहती हूँ, क्योंकि पहली बार मैं इंटरनेशनल लेवल पर गई थी, सो ब्रॉन्ज मेडल आया, लेकिन अब मैं जब भी मुझे जाने का मौका मिलेगा इंटरनेशनल, तो मैं अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहूंगी। वाह, काफी स्ट्रांग, मतलब क्लियर है कि गोल्ड के नीचे कुछ नहीं, मतलब दिस इज अ वेरी ड्रिवन एथलीट. And I mean, on that note, we should take our first break. On the other side of the break, we'll talk to Sarita about how COVID has affected her training and what has she been up to during the lockdown. So stay tuned, guys. You're listening to the Millennial Athlete with Tanvi and Shlok. We'll be right back. Hello, everybody. Welcome to another great week on the IVM Podcast Network. If you're not following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank the sponsors on the network this week, Cred, PayPal, and Siet. Thank you. We really do appreciate the support. So this week on Cyrus Says was great. We had Meghna joining us on Cock and Bull, Tanvir Taj and Priyanka Jena talking about pets. Yuma Qureshi talks about her new television show and her life in Bollywood. And to celebrate 700 episodes on Cyrus Says, we had a number of his previous producers come on board and reminisce. Tune into This Round Is On Me, where Gauri Devidayal was joined by Samir Sheth and Yash Panage. These are the guys who started Bombay Canteen, O Pedro, and a number of other restaurants. Really great conversation they had with Gauri. On The Habit Coach, Ashton Doctor tells us about nourishing creativity and the importance of losing and some micro habits to counter overthinking. On their 75th episode, Ritasha and Rayushi talk to Naveen Richards. On The Note with Monica Nayat, she speaks with Komal Nahata to talk about the business of Bollywood, lockdown losses, piracy issues, and experiments being done to keep it going. On Advertising is Dead, Varun is joined by Guru Bhatt, VP of Customer Success Platform for PayPal India, to talk about how the digital money landscape and the fintech ecosystem has fundamentally altered the world. We also have Thalarate, our Kannada podcast. Hosts Ganesh and Pawan discuss video games, and Sivakamyam Sabatam, the Tamil show where Kavita Jiva sheds light in another story about the bravery and excellence in the governance of the Pallava dynasty. And with that, let's get you back to your show. Welcome back. You're listening to the Millennial Athlete with Tanvi and Shlok. We still have Sarita Chaurey on as our guest today on the episode. सरिता, आपने मेंशन किया कि आपके दो सिबलिंग्स भी विजुअली इम्पेयर्ड पैरा एथलीट्स हैं, जूडोकाज जी। तो आप उनके साथ स्पारिंग तो घर में ही करते होगे? यस, जब हम लोगों की मतलब हमें पता चल जाता है कि हमारा मैच है, तो हम लोग उससे पहले से ही मैं और मेरी जो दोनों दीदियां सिस्टर्स हैं, तो हम तीनों मिलकर प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अच्छा लगता है प्रैक्टिस करते हुए। तो मतलब लॉकडाउन कुछ ज़्यादा पड़ा नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि घर पे ही स्पारिंग है, तो इतना मतलब ट्रेनिंग कैसी इफेक्ट हुई आपकी कोविड के टाइम? सर, ट्रेनिंग जो हमारे दलित संघ में साइड सेवर की थी, जो ट्रेनिंग समय मिलती है, और वो हमें नहीं मिल पा रही है। और फिर कोविड के कारण ये भी है कि जो ये कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं वो आगे बढ़ जा रहे हैं, तो इसलिए कोविड का इस पर तो इफेक्ट पड़ा है कि हमें ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। तो कितना टाइम हो गया आपको लास्ट मतलब वो ट्रेनिंग लेके? अभी फरवरी में हुई थी हमारी ट्रेनिंग, मार्च में कंपटीशन था। अच्छा, फरवरी, मतलब उसके पहले कितना बड़ा ब्रेक था जब पहली बार लॉकडाउन अनाउंस हुआ था? और उसके पहले सर 1 साल से ऊपर हो गई थी। अच्छा, कैसे रखते हो आप मोटिवेशन जब ये आपको अभी पता नहीं है कि अगला टूर्नामेंट आपका कब है, क्या है? आपको तो भी आप घर पे हो, लेकिन तो भी आपको अपने आपके फिजिक का ध्यान रखना पड़ता है, तो आप मतलब कैसे, हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड इन सच टफ टाइम्स? और फिर हमें पता नहीं रहता है कि हमारा अगला टूर्नामेंट कब होगा, बट हम लोग तैयार रहते हैं कि प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह और टेक्निक की प्रैक्टिस भी हम साथ में सिस्टर के साथ कर लेते हैं, तो करते रहते हैं कि जब भी होगा हम लोग अभी से मतलब अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं, होगा तब वहाँ पे फाइट करेंगे और लेकर आएंगे मेडल। क्या बात है।
तो अभी आपका जो अभी आप घर पे हो, तो आपका डेली अभी स्केड्यूल कैसा चल रहा है? दीदियों के साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका डाइट? एक दिन सरिता चौरे के एक दिन में क्या होता है शुरू से सुबह से रात तक, आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहोगे? सुबह सुबह जब मतलब पहले हम उठते हैं, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज करना हो, फिर उसके बाद कितने बजे उठते हो? सर अभी तो मैं 6 बजे उठती हूँ। 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ। फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर उसके बाद में पढ़ना और फिर अपना काम करना। फिर शाम को भी हम प्रैक्टिस करते हैं 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटे, और पढ़ाई साथ में चल रही है तो पढ़ना भी रहता है। कोई फिजिकल ट्रेनिंग करते हो बीच में? नहीं, मतलब बीच में हम लोग सुबह शाम बस करते हैं, दोपहर में नहीं करते। मैट में करते हो, मतलब पूरा आपकी ट्रेनिंग मैट पे रहती है? और नो सर, घर पे हम बिना मैट के करते हैं। अच्छा। घर पे मैट नहीं है। अच्छा। ट्रेनिंग जब हमारी होती है, जब कैंप्स लगते हैं, तब हम मैट की प्रैक्टिस करते हैं। ओके। और आप क्या पढ़ रहे हो अभी? मैं माता जीजाबाई गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज इंदौर से बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही हूँ। तो आपके फाइनल एग्जाम्स अभी आने वाले? जी, जून में है। और आपको उसके बाद मास्टर्स भी करना है? यस। क्या बात है। This is मतलब पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल लाओगे, जूडो में भी गोल्ड मेडल लाओगे। बहुत बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप मतलब यू नो आपसे ये सीखने मिल रहा है कि मतलब नो मैटर जो भी सिचुएशन है, यू आर ट्राइंग टू मेक the full use of it. And जैसे तन्वी, you said earlier that we tend to cribble out, right? This is not there, that is not there, but here she is looking forward to everything, being it studies or as she said that जो भी हो मुझे रेडी रहना है अगले बाउट के लिए, और मुझे इंडिया के लिए मेडल लाना है. I think all our listeners, especially the younger ones, can take note of it, that that no matter what, the motivation has to continue. If you have to play at that level and you want to achieve whatever you have set, there shouldn't be any lack of motivation. It should just come from within, for like how Sarita, it's coming from within. Like, I have absolutely no doubt that she's not like forcing it, it's just coming naturally. Absolutely. I think resilience and the never say die attitude is very, very evident. And I would urge all our millennial listeners to keep at it. Lockdown, no lockdown, tournaments, no tournaments. I think the attitude will see you through, and you'll be a winner. In the larger picture, you will emerge, victorious. So just keep at it. On a side note, I would like to give a shout out to Sightsavers though. I mean, they've done such a phenomenal job. So those who do not know about Sightsavers is a global development organization that has been working in India since the 1996 to eliminate avoidable blindness and to ensure that people who are irreversibly blind are supported adequately to lead independent lives with dignity. The Delhi-based NGO works in 100 districts across 8 states of India in the field of eye healthcare and bring educational support, counseling, training, and leadership development to visually impaired people. We need more organizations like this, and hats off to Sightsavers. I think you guys are doing a phenomenal job. I just hope that you could unearth more Sarita Chaureys in the future. Yeah, and I mean, it was at one such self-defense camp that was organized, to help younger girls get, just develop self-confidence and be in control of their own defense. It was a camp, organized by them, which is where Sarita was discovered. So yes, please keep up the good work, Sightsavers, and we do need more NGOs and organizations like you. But coming back to Sarita, सरिता, आपने फोगाट सिस्टर्स के बारे में सुना होगा? यस। सो आपकी स्टोरी मतलब काफी और ऑन द सिमिलर लाइंस, इट्स ऑल अ होम अफेयर. आपके रोल मॉडल्स कौन है? आपके और आपकी दीदियों के रोल मॉडल्स स्पोर्ट्स में कौन कौन है? मैम, जूडो में तो अभी तक मुझे मतलब नहीं है, बट मुझे क्रिकेटर में सचिन तेंदुलकर मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ. क्या बात है. कभी मिलो उनसे? और कोई नहीं पसंद, सिर्फ सचिन पाजी पसंद है? यस. विराट नहीं, विराट भी आजकल काफी फैशन में. नहीं, मैं सचिन
की फैन हूँ सचिन सर की। कभी चांस मिला है मिलने का सचिन से? नो सर। सर नहीं, पहली बात तो एनी Sorry. ऑफ आवर लिसनर्स, मतलब कभी भी अगर कोई भी लिंक हो आपका, सचिन सर का मैनेजर भी सुन रहा है, प्लीज़ सरिता चौरे बहुत बड़ी फ़ैन है एंड शी इज़ डन द नेशन एज प्राउड एज वॉट सचिन हैज़ डन. सो please, we would be grateful if any of the links could lead Sarita to just a formal hi hello with Sachin Tendulkar. So if this happens, Tanvi, then I would know for sure that our podcast is going up and above. I think that's a stronger measure of our success rate than our listenership or social media likes. I think if we're able to get Sarita a meeting with Mr. Tendulkar. But one can dream. Sure. कभी ना कभी तो होगा, बिल्कुल होगा. Yeah. Sarita, आप just one thing, if you मतलब आप कुछ बोलना चाहेंगे कि टू एस्पायरिंग एथलीट्स, मैं सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट्स को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई भी एथलीट को बोल रहा हूँ, आप अगर एक एडवाइस देना चाहते हो सबको, तो वो क्या रहेगी आपकी तरफ से? मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि कोई भी सिचुएशन हो, यदि हमें कुछ भी चीज मतलब हमने हमारा गोल तय कर लिया है कि हमें उस गोल तक पहुंचना है, तो सिचुएशन कोई भी हो, हमें मेहनत करते रहना चाहिए, हमें कभी ना कभी वो प्राप्त हो ही जाएगी. Awesome. You want to add, Tanvi, something to that? मतलब to this, you can add to this. I mean, like I said at the start, I am absolutely inspired, motivated, and I have sworn not to complain from today onwards. I absolutely have no excuses. Lockdown, no lockdown, the situation is grim, but keep up the hard work is going to be the mantra going ahead. I'm absolutely inspired by Sarita and her story. So that's about it. So I'm going to stress this out once again. So if any potential sponsors want to give out funds, please look at athletes like Sarita Chaurey. They need it the most. You could get in touch with Sightsavers and do your bit, and and just because it's an unconventional sport, you can do your bit, and you could just support them. It doesn't matter how much you support, just support will be of great encouragement of them. Thank you so much, Sarita. Millennial Athlete with Tanvi and Shlok पे आने के लिए आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा. कुछ आपको कैसा लगा पॉडकास्ट पे आने पे? थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा. बस और कुछ नहीं, इतना ही बोलूँगी. मतलब थोड़ा तो और बोल लेते, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था. With this, we come to an end of another episode of the Millennial Athlete with Tanvi and Shlok. If you like this podcast, don't forget to check out other interesting podcasts on the IVM network. You can listen to all of them on the IVM podcast app or ivmpodcast.com. You can also follow IVM on their social media handle, that is @IVM Podcasts on Twitter and Instagram. If you want to reach out to us, you can for sure. You can find me with the handle @SHLOKH95 on Twitter and Instagram. And you can write to me on tanvilad93 on Instagram and Twitter. Until then, ciao. We shall be back very soon with another fresh episode of the Millennial Athlete with Tanvi and Shlok. Thank you, everyone. If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. Namaskar, dear friends. My name is Ashish Vidyarthi. Life, as you know, is a journey. And you and I, travelers, how can we celebrate this travel? I have a podcast for you. Begin the journey. I share stories and moments from my life. Do tune in every Monday and Thursday to listen to my podcast on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcast from. Cheers.